नमस्कार बच्चों। मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कमेंट बॉक्स में कि सर हमें एक बार पीवाईक्यू करा देते तो हमारा बेस बन जाता। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर आज आपके उमा शंकर सर आपके लिए सीयूईटी 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पीवाईक्यू लेकर आए हैं। और इसमें हम लोग बहुत सारे मेथड का प्रयोग करेंगे, जैसे एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये भी यहाँ पर जानेंगे। और कॉमन सेंस से किस तरीके से अगर हमें आंसर नहीं पता है उसका भी आंसर कैसे निकालना है, जो चीजें आपको अन्य बच्चों से अलग करती है, ऐसी बारीकी चीजों को भी लेकर चलेंगे। तो आइए ज्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जो हमारा 2025 में सीयूईटी का एग्जाम हुआ था, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक जो है आपको क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछा गया है कि आप लोग क्रोनोलॉजी लगाइए। पहला क्वेश्चन ही क्रोनोलॉजी का है। जब हम लोग लेक्चर ले रहे थे जब भी बताया था आप लोगों को कि क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो लेक्चर था और जो पीडीएफ है वो सारी हमारी पीवाईक्यू को ही खंगाल कर बनाई गई है। जब आप पीवाईक्यू देखोगे, लेक्चर देखोगे, मिलाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सर ने वाकई में काफ़ी मेहनत की है, सर की टीम ने मेहनत की है कि पीवाईक्यू का अच्छे तरीके से अध्ययन करके बनाया है। कोई रिकॉर्ड रिकॉर्ड की गई है वीडियोज और कंटेंट तैयार किया गया है। तो सबसे पहले इसमें चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन के बाद भी चार ऑप्शन है। एग्जामिनर यहाँ पर चार स्टेटमेंट दे दिया है। और पहले ये वाला तरीका यूपीएससी में चलता था, अब देखो सीयूटी में ही पूछा गया है कि इसमें एग्जामिनर जानना चाहता है कि पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद में कौन सी घटना हुई थी। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पाई मुहर पर अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट। अलेक्जेंडर कनिंघम एक रिसर्चर हैं। उन्होंने हड़प्पा की जो मोहरें थी उन पर रिसर्च किया और उस पर उन्होंने बताया कि ये किसी भी चीज का जो रिसर्च करते हैं उसके लिए क्या जरूरी होता है, क्यों रिसर्च करते हैं कि वो पार्टिकुलर जो वस्तु है वो किस समय की है, कितने समय पहले की है, उस पर जो निशान मिले हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जो मोहरों पर रिसर्च किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ये है उन्होंने पता लगाया कि ये जो मोहरें मिली हैं ये हड़प्पा सभ्यता की हैं, उस समय की हैं। और एक रिपोर्ट उन्होंने उस समय के जो तत्कालीन सरकार रही होगी उसको सौंपी थी। तो ये रिपोर्ट कब सौंपी थी? ये रिपोर्ट जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने सौंपी होगी उस समय था 1875 का समय था। और ऑप्शन नंबर बी है आपका यकार राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब प्रारंभ किया गया। यकार राव भी एक रिसर्चर हैं। इन्होंने एक खुदाई का कार्य चालू किया लोथल में। लोथल हमारा गुजरात में पड़ता है और लोथल हमारा उस समय का बंदरगाह था। बंदरगाह बेसिकली जल परिवहन के माध्यम से व्यापार करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता था और अब भी होता है। तो यहाँ पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया एफ आर राव ने। और जब इन्होंने खुदाई का कार्य प्रारंभ किया था उस समय था 1954 का टाइम हो रहा था कि लोथल नामक जो स्थान है यहाँ पर खुदाई करके देखते हैं और हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं और और भी क्या क्या विशेषता रही होंगी हड़प्पा सभ्यता में इस समय में लोथल की, ये जानने के लिए इन्होंने यहाँ पर 1954 में खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। और दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया। दयाराम साहनी एक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे। और इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। तो उस समय क्या था, जब 1921 का समय चल रहा था जब इन्होंने खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। और अगले रिसर्चर है हमारे वसंत शिंदे। इन्होंने राखी गढ़ी में आनुवांशिक अनुसंधान प्रारंभ किया। वसंत शिंदे एक रिसर्चर हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि इन्होंने एक एग्जामिनर बता रहा है आपको कि वसंत शिंदे एक रिसर्चर हैं। इन्होंने आनुवांशिक रिसर्च करने के लिए राखी गढ़ी में एक रिसर्च सेंटर खोला है। और कब खोला है बस आपको ये बताना है।
तो ये 2013 के बाद, सन 2013 के बाद का समय है, अब खोला है इन्होंने। तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को सन पता लग गया है। अब यहाँ पर इलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। कैसे कि जैसे इन चारों में देख रहे हैं, हम सबसे पहले 1875 की घटना हुई है, जब अलेक्जेंडर कनिंघम अपनी रिपोर्ट उस समय की सरकार को सौंपते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में ए है, ठीक है। तो अब आंसर हमारा आधा, दो, चार में से दो ऑप्शन कट गए। इसका मतलब अब हमें जो आंसर देना है वो खाली दो ऑप्शन में से ही देना है ना। और इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इससे आपकी क्वेश्चन सही होने की संभावना 50% बढ़ जाती है। अगर इसमें से आपको एक भी पता है, तो आपके जो है क्वेश्चन के गलत होने की संभावना 50% कम हो जाती है, और सही होने की संभावना 50% बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, 1875 के बाद 1921, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई का प्रारंभ किया था। 1921 का समय आता है, तो यानी कि सी आ जाता है। अब आपका ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। आपका ऑप्शन सीधे सीधे दो आ गया, कि आपका सही आंसर है दो। जानकारी के लिए अपने देख लीजिए। इसके बाद 1954 में जब एस आर राव ने लोथल में खुदाई का कार्य प्रारंभ किया, तब के बाद में 2013 में बसंत शिंदे ने अनुवांशिक अनुसंधान की स्थापना की। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो में एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। एग्जामिनर यहाँ पर यह पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर दो में, ऐसा कौन सा स्थान है हड़प्पा सभ्यता के समय में जहाँ के नहरों के अवशेष मिले हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन सा स्थान देकर पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। एग्जामिनर जिस स्थान का नाम देता है वो है अफगानिस्तान, हरियाणा में बनावली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन फैक्ट बेस पर है, और आप लोगों को फैक्ट रटना है, देखना है, ट्रिक बनानी है। वैसे अपने लेक्चर में तो मैंने ज़्यादातर ट्रिक बनवा दिया हूँ, और जो रह गया है वो भी आप लोग ट्रिक बना लेना अपनी, कैसे भी करके आपका आंसर सही होना चाहिए। और जो इसका आंसर है नहरों के अवशेष, हमारे हड़प्पा में फोर्ट घुघई नामक एक स्थान है, वहां के नहरों के अवशेष पाए गए थे हड़प्पा सभ्यता में। बाकी के तीन ऑप्शन और हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या क्या चीजें पाई गई थी। हरियाणा में बनावली से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा में बनावली में जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और माता देवी की भी मूर्ति मिली है, और यहाँ पर लकड़ी ओ मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। अब आते हैं हड़प्पा में। हड़प्पा के जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एग्जामिनर को पता है आप लोग यहाँ पर गलती कर दोगे, इसीलिए एग्जामिनर यहाँ से आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्रिएट करता है। हड़प्पा के ग्रेट ग्रेनरीज मिली थी, और मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ मिला था। तो यहाँ के स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेट गैलरीज कहाँ के मिली थी, ग्रेट बाथ कहाँ के मिला था। आप एक समझ लो, मोहन नहा रहा था, मोहन जोड़ जोड़ के नहा रहा था ठंडियों में, नहा रहा था, नहाएगा कहाँ पर, जो बाथ में नहाएगा मोहन, है ना, बाथरूम में नहाएगा। तो ग्रेट बाथ मोहन जोदड़ो के मिला था, क्योंकि नहाएगा तो मोहन। हड़प्पा हड़प्पा में अनाज रखने के लिए चले जाते थे, ऐसे आप लोग अपनी ट्रिक बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान की फोर्ट घई के नहरों का नहरों के अवशेष पाए गए थे। जो क्वेश्चन नंबर तीन है, जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नंबर तीन पूछना चाहता है, क्वेश्चन नंबर तीन में जो पूछना चाहता है एग्जामिनर, वो कहता है कि देवपुत्र या ईश्वर के पुत्र, यहाँ पर चार शासकों का नाम दिया है, चार वंश का नाम दिया है, चार डायनेस्टी का नाम दिया है। इसमें से एक डायनेस्टी ऐसी है जिन्होंने अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहा है। ऑप्शन है आपके कुफाड़ों ने, शकों ने, मौर्यों ने, सातवाहनों ने। अगर यहाँ पर दिल्ली डायनेस्टी भी दे देते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। लेकिन ये हमारे प्राचीन भारत का इतिहास है। तो यहाँ पर ये जो कुफाड़ हैं, कुफाड़ों ने कहा कि हम लोग ईश्वर की संतान हैं, या हम लोग देवपुत्र हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक। और इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। जो दिल्ली सल्तनत है, गुलाम वंश, उसमें एक शासक रहता है बलवन।
बलवान कहता है कि मैं जिल्ले अल्लाह हूँ, यानी कि मैं धरती पर भगवान का प्रतिनिधि हूँ। भगवान ने मुझे बोला है कि आप लोगों के ऊपर राज करूं और अपना शासन चलाऊं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और कॉमन सेंस के क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे वो भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, एक सेकंड खाते हैं, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1, 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग कैसे कॉमन सेंस यूज करते हैं वो लोग देखेंगे। यहाँ पर एग्जामिनर एक जातक कथा का नाम देता है। उस समय बुद्ध के समय में जातक कथाएं लिखी जाती थी। तो जातक कथाओं में एग्जामिनर कहता है कि एक गंति तुंद नामक जातक कथा है। उसमें कुछ चीजों का वर्णन किया गया है, और क्या सही है इसमें से क्या गलत है एग्जामिनर ये जानना चाहता है आपसे। ये आप लोग कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते हो। और देख लेते हैं यहाँ पर एग्जामिनर क्या ऑप्शन दिया है आप लोगों के लिए। एग्जामिनर कहता है, एग्जामिनर एक सेकंड साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए है राजा और उसकी प्रजा के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध। ऑप्शन नंबर 1 में एग्जामिनर कहता है कि गंति तुंद में बताया गया है कि राजा और उसकी जो प्रजा थी उसके बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध था। ऑप्शन बी में एग्जामिनर ऑप्शन बी में देता है कि गंति तुंद, ये जो जातक कथा है में वो बताता है कि एक दुष्ट राजा था और उसकी प्रजा की दुर्दशा, कि जब राजा दुष्ट होगा तो उसकी प्रजा जो है परेशान रहेगी। ऑप्शन नंबर बी में ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण आबादी के साथ तनावपूर्ण संबंध है, कि राजा जो था और जो प्रजा थी इनके बीच में तनावपूर्ण संबंध पाए जाते हैं। ये बात हमारी ऑप्शन नंबर सी में कही गई है। और ऑप्शन नंबर डी में है राजाओं द्वारा अपने खजाने को भरने हेतु अक्सर उच्च और दमनकारी करों की मांग करना, कि राजा कहता है कि हमारे खजाने पूरे होने चाहिए, आप लोग इसके लिए ज्यादा ज्यादा टैक्स दो हमें। अगर आप लोगों को गंतितुंड जातक पढ़े हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है आपके सिलेबस में है तो पढ़े ही होंगे। मान लो आप लोग भूल भी रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि जिस जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है सबसे अलग बात कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में भी पब्लिक परेशान है, ऑप्शन नंबर सी में भी पब्लिक परेशान है, और ऑप्शन नंबर डी में भी पब्लिक परेशान है। और जो ऑप्शन नंबर ए है एक केवल सबसे अलग है। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी। तो इस तरीके से आप लोग कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रकार से क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं उस मेथड को जान लिया है। पहला प्रकार था हमारा कि इलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर हमने देखा फैक्ट के बारे में भी पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। फिर हम देख रहे हैं कि एक कॉमन सेंस से भी आप लोग किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिनर पूछता है आपसे कि सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित कीजिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। सुमेलित कीजिए का मतलब क्या है। एक तरफ मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, आ, आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्मों में देखा होगा, कैदी एक तरफ कैदी खड़े रहते हैं जेल के अंदर और दूसरी तरफ उनके परिजन खड़े रहते हैं। ये खाली आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो जब उनका मिलने का टाइम होता है तो जेलर साहब कहते हैं अब आपका समय स्टार्ट हो गया है, जाओ अपने अपने परिजन से मिल लो, अपने अपने लोगों से मिल लो। और ठीक इसी तरीके से हम लोग कई उसमें देखते हैं, शादी विवाह में देखते हैं या कई कुछ समारोह में देखते हैं कि उसमें भीड़ तो हजारों की होती है, सैकड़ों की होती है, लाखों की होती है, लेकिन लोग अपने जानने वालों से ही मिलते हैं। अगर आप इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे तो आप अपने आंसर को बड़े आराम से दे लोगे। तो एक तरफ तो परिजन है इसमें, ऐसा मान के चलिए आप लोग, और एक तरफ उनके रिश्तेदार हैं। ठीक है, अब इनको अपने रिश्तेदार की मिलाना है तो आइए मिलाते हैं। कहने का मतलब है एक तरफ अर्थ दिया गया है
दूसरी तरफ एक पॉइंट दिया गया है कि इसको पार्टिकुलर शब्द में क्या कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहले तो चार ऑप्शन दिए हैं, उसके सामने चार मैच करने के लिए दिए हैं। फिर एग्जामिनर ने चार ऑप्शन और दिया है कि जो आपने मिला लिया है, आप बताओ ऑप्शन के हिसाब से आपने क्या मिलाया है। देखो कि पहले है माता के माध्यम से वंश परंपरा का पता लगाना। जैसे कि अभी हम लोग उत्तर भारत में देखते हैं कि पितृसत्तात्मक है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि पिता की तरफ से गोत्र वगैरह मिलाते हैं कि इनका वंश क्या है, इनकी परंपरा क्या है। लेकिन जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने देखा था मातृसत्तात्मक था, यानी कि माता की तरफ से वंश को जानते थे। और जब हम लोग गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ते हैं, सातवाहन के बारे में पढ़ते हैं, सातकर्णी भी माता की तरफ से जाना जाता था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो एग्जामिनर यही पूछा है यहाँ पर, जब हम माता के माध्यम से वंश परंपरा का पता लगाते हैं, तो उसको पार्टिकुलर शब्द क्या कहते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, अभी देखेंगे क्या कहते हैं। और ऑप्शन नंबर बी में एग्जामिनर कहता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बर्बर या बाहरी लोग। ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमें पता है, हम लोग जानते हैं कि वो पुराणों का अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, मंत्रों का अध्ययन करते हैं। लेकिन एग्जामिनर कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, बर्बर हैं या बाहरी लोग हैं, यानी कि जो लोग इनको नहीं मानते हैं, उनको पार्टिकुलर शब्द में क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में एग्जामिनर जानना चाहता है आपसे कि महाभारत का जो पहला भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी में एग्जामिनर कहता है किसी गोत्र, कुल, जाति या एक ही इलाके में रहने वाले समूह के भीतर विवाह। एग्जामिनर ये कहता है, देखो अभी हम लोगों ने शादी विवाह का ही नाम लिया था, तो एग्जामिनर ने वही पूछ लिया यहाँ पर कि किसी गोत्र, कुल, जाति, यानी कि कोई गोत्र है, कोई कुल है, कोई एक ही जाति है, वो लोग आपस में ही विवाह कर रहे हैं, तो उनका उसको पार्टिकुलर शब्द में क्या कहते हैं। और आपके ऑप्शन इस तरीके के हैं जहां पर आपको मैच करना है। आदि पर्वन, अंतर्विवाह, मातृवंशिक मातृवंशिकता और म्लेच्छ। जान लेते हैं यहाँ पर माता के माध्यम से वंश परंपरा का पता लगाया जाना, इसको हम लोग कहते हैं मातृवंशिकता। जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसका जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो एक हमने तीन से मैच कर दिया, और बाकियों का एक मैच एक से है, तो बाकी के आंसर अपने आप एलिमिनेट हो गए। बाकियों को भी मिलाकर देख लेते हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बर्बर या बाहरी लोग, इनको म्लेच्छ कहा जाता है। आर्यों आर्य भी ऐसे लोगों को म्लेच्छ मानते थे कि जो लोग आर्य नहीं है उनको लोग भी म्लेच्छ, दस्यु, यही सब मानते थे। और यहाँ से चार मिल गया, बी का आपका आंसर चार मिल गया। और महाभारत के पहले पर्व को आदि पर्वन कहा जाता है। हो सकता है कुछ लोगों को महाभारत के पहले पर्व का नाम ना पता हो, तो इसको सबसे बाद में मैच करना, सबसे पहले उसको करना जो आपको आता है। अभी हमें पता है हम सभी लोग एक ही समाज में रहते हैं, तो देखते हैं कि अगर कोई एक ही गोत्र, कुल या जाति में विवाह कर लेता है, या एक ही इलाके में विवाह कर लेता है, तो इसको पार्टिकुलर हम जो है अंतर विवाह के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर हो गया सी का एक और डी का दो। तीन, चार, एक, दो। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चार। बच्चों, आज हमने पांच क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और पांच में हमने बहुत ही विधिवत तरीके से अध्ययन किया है, और जाना है कि किस तरीके से एग्जामिनर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड के और कॉमन सेंस के माध्यम से किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो साथियों, आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।